हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे। नाउ हमारा ये कोनिक सेक्शन में हमारे ये पार्ट 3 है वीडियो का। नाउ पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पैराबोला की बात करी थी और उससे पहले हम पार्ट 2 में हमने आपकी इलिप्स की बात करी थी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग डायरेक्टली ये हाइपरबोला की वीडियो देख रहे हैं उनको इस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए एंड एक बार आप पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला की काफी सारी चीजें इंटरलिंक्ड है और जो जो टर्मिनोलॉजी मैंने उसमें बताई हुई है तो काफी चीजें इसमें एज इट इज यूज होंगी और मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक बैठता नहीं है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो इलिप्स की वीडियो भी मिल जाएगी, हाइपर वो की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। सो शुरू करते हैं। सो हाइपरबोला की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस, उसके बाद प्रोसीड करेंगे कि क्या क्या उसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरबोला आपका होता क्या है। ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो डेफिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि इलिप्स की बात हमने क्या करी थी और इलिप्स और हाइपरबोला में मेजर डिफरेंस क्या होता है। सो देखते हैं। अगर मैं इलिप्स की बात करूं, सो इलिप्स आप लोगों को याद होगा, अगर ये मेरा एक इलिप्स है और अगर मैं इसमें मान लीजिए, इलिप्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि उसमें दो फोकाई होते हैं, ये F1 है और ये F2 है। और इलिप्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्स पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए सरकमफ्रेंस पे या उसकी सरफेस पे इलिप्स की, सो आपका सम कांस्टेंट आएगा, यानी कि P F1 प्लस P F2 आपका क्या होगा, P F1 प्लस P F2 आपका हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट भी ले लेते हैं SF1 प्लस SF2, सो इसकी वैल्यू भी इक्वल आएगी आपकी, और ये वैल्यू कांस्टेंट की इक्वल होती है 2a, और 2a होता है आपका मेजर एक्सिस की वैल्यू। ठीक है गाइस, सो ये तो आपका इलिप्स के बताया था। अब हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला में ये जो मैंने सम बोला है, ये सम की जगह आपका डिफरेंस होता है। सो हाइपरबोला की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हाइपरबोला की डेफिनेशन होती है कि हाइपरबोला इज अ set of all points in a plane whose difference of distance from two fixed points is constant। यानी कि अब मैं इसको आपको बताता हूँ, आपको थ्योरेटिकल, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, अब इसको मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हाइपरबोला है, ये मैंने आपके एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। जो भी आपको हाइपरबोला आएगा बनाने के लिए, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आएगी और उसमें आपका हाइपरबोला का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। सो हम बेसिक अजम्पशन यही लेके चलेंगे और आपके क्वेश्चन भी इसी पर आएंगे। सो बेसिक हाइपरबोला में हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला ओरिजिन होगा 0,0। सो जो भी आपको ब्लू पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे, ये जो भी आपको साइड्स दिख रही हैं, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करती है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो दो फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट में मान लेता हूँ F1 और F2। और हाइपरबोला पे एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P ले लिया मैंने। सो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इट्स कांस्टेंट। सो वो दो फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं, F1 और F2। सो उनका डिफरेंस अगर मैं देखूं, सो डिफरेंस आएगा P P का डिस्टेंस F2 से और P का डिफरेंस F1 से, डिस्टेंस F1 से। सो P F2 माइनस P F1 जो है वो मेरा कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ले लूं Q, तो अब मैं डिस्टेंस कहाँ से देखूंगा, हमेशा आपको डिस्टेंस में जो भी पॉइंट है पहले फार्दर पॉइंट लेना होता है। मतलब Q के लिए जो सबसे जो दूर का फोकस है वो कौन सा F1 है। सो पहले मैं डिस्टेंस Q का F1 से देखूंगा, फिर मैं Q का डिस्टेंस F2 से देखूंगा। सो ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल होगा आपका Q F1 सॉरी, ये होगा आपका Q F1 माइनस Q F2। सो बात आपको सारी समझ आ गई होगी। मतलब आपके पास अगर हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट है, सो उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा उनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये आपका मान लीजिए S है, सो SF2 माइनस आपका SF1, ये भी इसके इक्वल होगा, यानी कि SF2 माइनस SF1, ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी और ये तीनों कांस्टेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक हाइपरबोला की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले पार्ट्स पे और इनको लेबलिंग कर देते हैं।
ये जो जनरली आपका फोकस होता है, फोकस को हम डिनोट करते हैं, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, ये जनरली हम डिनोट करते हैं इसको C,0 से। और ये वाला जो आपका नेगेटिव एक्सिस में होता है, इसको हम डिनोट करते हैं -C,0 से। ठीक है, C,0 एंड -C,0। और ये जो आपका हाइपरबोला जब एक्सिस पे आपका इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस। जैसा आपकी एलिप्स में चीजें थी वही चीजें हैं। सो ये आपका होता है A,0 एंड ये वाला जो आपका वर्टेक्स होता है, ये वाला आपका हो जाएगा -A,0। ठीक है, सो ये आपका और आपका लेंथ ऑफ, अब आपको एलिप्स में मैंने बताया था कि मेजर एक्सिस होता है एक और एक माइनर एक्सिस होता है, लेकिन हाइपरबोला में हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं होते हैं। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमारे सिर्फ एलिप्स में होता है। हाइपरबोला में हमारे होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है, जिस एक्सिस पे हमारा जो एलिप्स है वो जिस एक्सिस पे, मान लीजिए ये वाला एक्सिस है हमारा, ये मैंने दूसरा डायग्राम जो ले रखा है, इसमें जो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ करी है, ये वाला हमारा ट्रांसफर्स एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोका है हमारे इस एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे हमारे फोकस होते हैं, जिस एक्सिस हमारे फोकस होता है उस एक्सिस को हम ट्रांसफर्स एक्सिस कहते हैं। और जिस एक्सिस को, अगर मैं इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट कर दूं, ये मेरा वाई एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस मान लीजिए इसको, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और जिस एक्सिस को हमारा हाइपरबोला टच ही नहीं करता है, वो हमारा एक्सिस होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इनकी लेबलिंग मैंने आपको कर दी थी पहले, -C,0 C,0। और इसके बाद देखते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस क्या होती है। अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस की बात करें, तो उसकी लेंथ होती है 2a। 2a मतलब जो भी आपके वर्टिसेस, आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर दीजिए। सो ये पूरी लेंथ, सो ये पूरी जो लेंथ है आपकी, ये पूरी लेंथ आपकी होती है लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, ट्रांसफर्स एक्सिस, जो कि होती है आपकी 2a के इक्वल। ठीक है गाइस, सो लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस होती है आपकी 2a। और उसके बाद आपकी जो लेंथ ऑफ मेजर नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला y एक्सिस पे जो लेंथ होती है। अगर मैं b को, आप ये देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में b ड्रॉ करा हुआ है, इसके अगर मैं आपको डॉटेड लाइन जोड़ दूं ये वाली, सो इसका मीनिंग यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, जहां तक ये पॉइंट आपका यहाँ तक जाएगा, सो ये वाला जो पूरी लेंथ है आपकी, ये पूरी लेंथ होगी आपकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसकी इक्वल वैल्यू होती है 2b। सो लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस होती है आपकी 2a, इसकी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a होता है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है आपकी 2b। ठीक है, सो कभी भी आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, आपसे पूछा जाए, एक चीज आपको और पूछी जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो आपका 2c होगा। 2c कौन सा होगा, c तो आपकी पूरी ये वाली वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, और 2c होगा आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है, उसको मैं आपका ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो आपका -C,0 से C,0 तक होगा। सो ये वाली लेंथ आपकी क्या है, पूरी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। सो ये होती है आपकी 2c। ठीक है, आपको आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, a, b और c। a होता है हमारा जो, अगर सिर्फ a की बात करें, सो ये होगा हमारा लेंथ ऑफ सेमी सेमी ट्रांसफर्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम b की बात करें, सो b होगा हमारा लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। और अगर c की बात करें, तो c होगा हमारा कि हाफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अपॉन 2। ठीक है, और 2c होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिफरेंस कौन सा होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में रैंडमली पूछ लिया जाए कि हमने हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए क्यू ले लिया हमने पॉइंट हाइपरबोला पे, सो उसके उसका दोनों फोकस से डिफरेंस कितना होगा। सो वो जो कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट की मैं आपसे शुरुआत में बात कर रहा था, वो वाला जो डिस्टेंस होता है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इक्वल होता है 2a के, जो कि होता है हमारा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्स, लेंथ ऑफ हमारा ट्रांसफर्स, नहीं 2a तो हमारा होता है लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस होता है हमारा कांस्टेंट। सो अगर मैं सारी चीजों को समराइज करना चाहूँ, सो मैं समराइज करके अगर यहाँ लिखना चाहूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं,
कि हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, हमारे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमारा 2c होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपसे कांस्टेंट डिफरेंस पूछा जाए तो वो भी 2a होता है हमारा डिफरेंस, जो हमसे कांस्टेंट पूछा जाता है। सो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा एक बार को, सो वो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस अब देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपकी क्या हो सकती है। सो आपके दो केसेस हो सकते हैं स्टैंडर्ड केसेस जिसमें आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चेंज हो सकती है। सो पहला तो मैंने जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था वही वाला केस ले रहा हूं मैं, जिसमें हमारा जो ट्रांसफर्स एक्सिस था वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग था, क्योंकि हमारे जो फोकाई हैं वो हमारे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रहे थे। ये जिनको मैंने मार्क किया ये तो वर्टिसेस है हमारे, इसके अलावा ये जो फोकाई होते हैं हमारे F1 और F2, सो ये हमारे एक्स एक्सिस पे थे, सो इसलिए ये एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसफर्स एक्सिस हो गया। सो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हमारा जो ट्रांसफर्स एक्सिस है अगर हमारा अगर वाई एक्सिस के अलोंग हो, सो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी तब वो देख लेते हैं। तब आपकी इक्वेशन जो है उसमें आप देखेंगे कि आपका वर्टेक्स और आपके फोका है, आपके दोनों वर्टेक्स ये वाले F1 और F2 ये दोनों आपके y एक्सिस के अलोंग है। सो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका जो a स्क्वायर जो है हमारा a स्क्वायर हमेशा हमारा ट्रांसफर्स एक्सिस पे आता है। सो उस पर्टिकुलर केस में हमारी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस पर्टिकुलर केस में हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। सो ये दो हमारे जो है ये हमारे स्टैंडर्ड केस हुए, कौन सा, एक तो ये वाला, ये इक्वेशन हो गई हमारी, और एक ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। सो उसके अलावा जो चीज आपको बतानी बचती है इसमें पर्टिकुलर, वो एक तो होती है इसेंट्रिसिटी। अब जैसा कि आपने प्रीवियस डायग्राम पे एक बार चलते हैं, प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ये देखिए जो हाइपरबोला हमने यहाँ पे बनाया था, सो हाइपरबोला में अगर आप देखेंगे इसेंट्रिसिटी आप देखेंगे, सो इसमें हमारी a की वैल्यू तो सिर्फ ये है और c की वैल्यू हमारी पूरी ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी पूरी 0, ये हमारा सेंटर था, सेंटर से F1 तक हमारी पूरी c की वैल्यू होगी, फोकाई की वैल्यू, और a की वैल्यू ये होगी। जो हमारी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो c बाय a होता है। सो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि c वुड बी लेस देन a, सॉरी सी हमारा जो है मैंने गलत बोल दिया, सी हमारा ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि सी हमारा पूरा यहाँ तक जा रहा है और ए जो है हमारा सिर्फ इस पॉइंट तक जा रहा है। सो हमारा सी जो है ग्रेटर देन ए होगा। सो उसका मीनिंग हुआ कि सी बाय ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी जो है हमारी फॉर हाइपरबोला हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहे इलिप्स हो या फिर हाइपरबोला हो, आपको सेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने सी बाय ए बताई थी, लेकिन आपकी ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला में और आपकी लेस देन 1 होती है इलिप्स में। सो ये मेजर डिफरेंस है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में आपको 2-4 वैल्यूज भी दे सकता है और पूछा जा सकता है कि किसकी सेंट्रिसिटी हो सकती है। सो हाइपरबोला इलिप्स में आपको चीज पता चल गई। उसके अलावा जो डिफरेंस था आपका, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लास्ट इलिप्स में कि आपकी जो सी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो ये वाला जो फॉर्मूला था आपका, ये पर्टिकुलर आपका इलिप्स के लिए था, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला जो डायग्राम पूरा बनाया हुआ है, इसमें जो इलिप्स का डायग्राम बना हुआ है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपका ये जो, अगर आप ये पूरा ट्रायंगल देखेंगे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा ट्रायंगल देखिए, इसमें जो हमारा इनको पॉइंट्स को दे देते मार्क कर देते, ये एम मार्क हो रखा है, इसको ओ ले लीजिए, इसको एफ, इसको बी ले लीजिए। तो अगर एमओ को देखेंगे और ओबी और एमबी, तो ये ट्रायंगल एमओबी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, सो आपको ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा कि सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है और ये आपके लिए एप्लीकेबल होता है हाइपरबोला के लिए, ठीक है। सो मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दी क्या क्या होता है हाइपरबोला इलिप्स में। हाइपरबोला में आपकी सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, इलिप्स में लेस देन 1 होती है। इलिप्स में आपका सी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में आपका फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, विद दिस हमारा इसेंट्रिसिटी भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक दो चीज और बचती है, लेटेस्ट रेक्टम बचता है। लेटेस्ट रेक्टम हम देख लेते हैं, थर्ड स्लाइड पे चलते हैं उसके लिए। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। सो गाइस लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम और ऑफ हाइपरबोला हो या फिर एलिप्स हो, फॉर्मूला आपका सेम रहता है। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आपकी रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटेस्ट रेक्टम अगर आपको याद हो, एलिप्स में मैंने जो बताया था, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है हमारी जो हमारी फोकस से पास करती है और हमारे जो भी हमारा हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, उसका पूरा लाइन सेगमेंट उसको टच करती है। यानी कि इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हमारे उसकी सरफेस पे लाई करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर केस में मैं ज्वाइन करूं, सो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी ए बी, क्योंकि ये फोकस के परपेंडिकुलर है और F1 के परपेंडिकुलर है, और इसकी जो एंड पॉइंट्स है वो हमारे हाइपरबोला के पे लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ये तो एक लेटेस्ट रेक्टम हुआ, जो दूसरा लेटेस्ट रेक्टम होगा वो ये होगा हमारा सी डी, क्योंकि सी परपेंडिकुलर फोकस के और इसके एंड पॉइंट सी डी जो है वो हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। सो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो 2b स्क्वायर अपॉन ए रहती है, इसको आप एज इट इज याद कर सकते हैं, चाहे बीट हाइपरबोला और बीट इलिप्स, आपकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ यही रहती है। उसके अलावा कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो हाइपरबोला होता है, दैट इज सिमेट्रिक अलोंग बोथ एक्सिस, दैट इज सिमेट्रिक अलोंग बोथ एक्सिस। यानी कि अगर आपको मैं एक पॉइंट दे देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि -3,2 ये आपका जो पॉइंट है ये हाइपरबोला पे लाई करता है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है। सो ऑटोमेटिकली इसका इंप्लाई क्या करता है मीनिंग, कि इसका मीनिंग ये है कि 3,2 -3, -2 एंड 3, -2, ये चारों कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स वाई के अगर मैं चार कॉम्बिनेशन बनाऊं प्लस माइनस वाले, ये चारों कॉम्बिनेशन आपके हाइपरबोला पे लाई करेंगे। यही सेम चीज मैंने आपको इलिप्स में भी बताई थी। इलिप्स में भी ये बिल्कुल वैलिड चीज होती है कि अगर एक्स वाई एक पॉइंट दे रखा है इलिप्स के लिए, तो उसके सारे कॉम्बिनेशन प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई, तो चारों कॉम्बिनेशन आपके वैलिड होते हैं, और इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, सब पे वो लाई करे। सो पहली चीज तो ये थी आपको जो जाननी चाहिए। एंड प्लस उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ आपको, और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। सो अगर हम बात करें इसकी, अगर आपको मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे रखी है, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। सो अब आप ये वाली इक्वेशन देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में लाना है कि कौन सा मेजर एक्सिस होगा या माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, अब ये अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हाइपरबोला की जब भी हम बात करते हैं, सो मेजर या माइनर एक्सिस की आपको ध्यान में रखना ही नहीं है। मेजर या माइनर एक्सिस सिर्फ यूज होता है इलिप्स के केस में। जब भी आपके साथ आपको ये माइनस का साइन दिखे, एकदम से आप अलर्ट हो जाइए, आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला की बात हो रही है। और हाइपरबोला में सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक तो आपका ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, सो अगर आपके मान लीजिए कि आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। सो सबसे पहले आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला डिनोमिनेटर हमें ट्रांसफर्स एक्सिस के बारे में बताएगा, कौन सा कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में बताएगा। सो जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही है कि जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो भी आपका पॉजिटिव टर्म होगा, पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर आपको देगा ये ए स्क्वायर की वैल्यू। पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर आपको ए स्क्वायर की वैल्यू देगा जो कि 16 है। तो 16 आपका होगा ए, जो कि ट्रांसफर्स एक्सिस, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू होगा तो ट्रांसफर्स एक्सिस की वैल्यू होगी 2a विच इज 8। सो ट्रांसफर्स एक्सिस की वैल्यू होगी की लेंथ होगी 2a इज इक्वल टू 8। ठीक है गाइस, मतलब हमने क्या करा है, जो भी आपको सामने पॉजिटिव टर्म आएगी उसको आपको देखना है कि वो आपकी पॉजिटिव टर्म चाहे बड़ी हो या छोटी हो। अब आपने मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस को इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जब भी आप बात करते थे तो उसमें a ग्रेटर देन b होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगी। यानी कि आपका a जो है b से छोटा भी हो सकता है, b से बड़ा भी हो सकता है, और b के इक्वल भी हो सकता है। अगर a इज इक्वल टू b होगा, सो वो आपका केस बनेगा इक्विलैटरल हाइपरबोला का।
अगर a इज इक्वल टू बी है सो वो केस बनेगा इक्विलैटरल हाइपरबोला का, और अगर a नॉट इक्वल टू बी है तो वो आपका सिंपल हाइपरबोला है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में अगर जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपको दे रखा है y स्क्वायर अपॉन ले लीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये वाली इक्वेशन है सो इस वाली इक्वेशन में जो आपका एलिप्स है वो उसके फोकस कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे, y एक्सिस पे, यानी कि जो आपका एलिप्स बनेगा वो एलिप्स आपका ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, एलिप्स आपका, सॉरी एलिप्स नहीं, आपका जो हाइपरबोला होगा वो आपका y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होगा। उसमें y एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। क्यों मैंने देख के बोल दिया, क्योंकि जो मेरी पॉजिटिव टर्म है उसमें जो डिनोमिनेटर है ये 9 मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू देगा, और वाई स्क्वायर से मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरा इलिप्स है हाइपरबोला है ये मेरा वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ होगा और इसके फोकस जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है गाइस, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू भी पता चल गई आपको, मैंने मेजर डिफरेंस भी बता दिया, सिमेट्री का भी बता दिया आपको, एंड सब बेसिक चीज आपको जो पता होनी चाहिए हाइपरबोला के लिए वो सब मैंने कवर कर लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसके मैंने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, सो पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस करने की। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन कहता है गाइस, थोड़ा क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ दूंगा आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose vertices are plus minus 3,0 and foci at plus minus 5,0 is। सो आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 16x² minus 9y² is equal to 144, ऑप्शन बी 9x² minus 16y² is equal to 144, ऑप्शन सी 25x² minus 9y² is equal to 225 एंड ऑप्शन डी 9x² minus 25y² is equal to 81। ये ऑप्शन इसलिए पढ़े क्योंकि आपको शायद थोड़ा क्लियर ना हो, इसलिए मैंने पढ़ दिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वर्टिसेस आपको प्लस माइनस 3 दे रखे हैं। अब वर्टिसेस दे रखे प्लस माइनस 3 मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0 है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका हाइपरबोला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, क्योंकि वर्टिसेस आपको मैंने बता दिया कि वर्टिस आपका एक्स एक्सिस पे है, सो ए कॉमा 0 तो इधर होगा आपका और माइनस ए कॉमा 0 इधर होगा। सो बेसिक आइडिया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की बनने वाली। ठीक है, वर्टिस और फोकाई को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद वर्टिसेस की प्लस माइनस 3 दे रखी है वैल्यू, इसका मतलब ए की वैल्यू 3 हो गई, और उसके बाद फोकाई की वैल्यू मुझे प्लस माइनस 5 दे रखा है, इसका मतलब सी की वैल्यू आपकी 5 हो गई। और मैंने आपको अभी इक्वेशन क्या बताई थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और b की वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने प्लस माइनस 4 निकल कर आएगी। ठीक है गाइस, इसको प्लस माइनस 4 कर लीजिए। ठीक है, a को भी प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, मतलब मैंने वो बस इक्वेशन में डालने के लिए करा था वो। b की वैल्यू निकल कर आएगी गाइस आपके सामने। सो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो उसमें a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, a स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी अगर a की वैल्यू 3 है। सो इक्वेशन में पुट करते जाए तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, y स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर बी प्लस माइनस 4 है तो बी स्क्वायर माइनस 16 होगा इज इक्वल टू 1। अब बस क्या करेंगे, बस इस इक्वेशन में हमें ये फ्रैक्शन पार्ट खत्म करना है, मतलब डिनोमिनेटर हटाना है। सो होल इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144। सो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक 9x² minus 16y² is equal to 144, 9x² minus 16y² is equal to 144। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, यानी कि ये कोई सा भी हो सकता है, इलिप्स या हाइपरबोला, आपको इक्वेशन देख के आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब ये हाइपरबोला की बात कर रहा है, अगर इलिप्स का आता तो यहाँ पे प्लस का साइन होता। अब इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है तो पहले तो हम इसको जनरल उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x² अपॉन ए स्क्वायर माइनस y² अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो उसको कन्वर्ट जब हम करेंगे तो 144 से डिवाइड कर देंगे। सो ये इक्वेशन बनेगी हमारी x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। होल को मैंने 144 से डिवाइड कर दिया।
सो अब इसको कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से। सो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी और हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, और सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25, और इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हो या हाइपरबोला हो वो सी बाय होती है। सो पहले ई स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने सी स्क्वायर निकाला हुआ है और ए स्क्वायर निकाला हुआ है। सो डायरेक्ट अगर ई स्क्वायर निकालेंगे तो वो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, जो कि होगा हमारा 25/16, और उसको फर्दर अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो ई की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 5/4। सो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए विच इज 5/4। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। सो क्वेश्चन 3 कहता है, क्वेश्चन 3 पढ़ के बता देता हूँ। इफ E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 18 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 is equal to 1 and the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to 1। सो ये तो आपको इलिप्स दे रखा है और इसकी इसेंट्रिसिटी E1 दे रखी है आपको। सिमिलरली आपको हाइपरबोला दे रखा है और हाइपरबोला आपको दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सो हमें E1 और E2 का रिलेशन बताना है। सो E1 और E2 का रिलेशन बताना है तो पहले निकालनी पड़ेगी इसेंट्रिसिटी। सो निकाल लेते हैं इसेंट्रिसिटी। सो अगर हम इलिप्स की बात करें, सबसे पहले इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के लिए हम देखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 18 है और ये y स्क्वायर अपॉन 4 है। अब इसमें मेजर माइनर एक्सिस की, इलिप्स में तो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं तो उसको याद करेंगे। अब 18 बड़ी वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 18 होगी और हमारा जो बी स्क्वायर है वो 4 होगा। और इलिप्स में जो आपकी इक्वेशन होती है वो याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल। वो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगेन जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो इलिप्स की वीडियो एक बार देख लीजिएगा। आपने अगर इलिप्स पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार पढ़ लीजिए या फिर वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर सी स्क्वायर निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो सी स्क्वायर की हमारी वैल्यू आएगी 18 माइनस 4 विच इज 14। सो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी में अगर ई स्क्वायर निकालना चाहें तो ई स्क्वायर होगा हमारा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और मैं हर जगह जो भी है मैं हर जगह मैं इसको ई स्क्वायर में ही रख रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो हर जगह ई स्क्वायर E2 स्क्वायर, सो हर जगह स्क्वायर में, तो मैं इसको रूट क्यों करूंगा, मैं अपना क्यों काम बढ़ाऊं, मैं इसको ई स्क्वायर में रखूंगा। तो ये एक्चुअली E1 स्क्वायर है क्योंकि इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है E1। सो E1 स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 14 अपॉन 18, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7/9। सो हमारी जो लिख लेते हैं यहाँ पे E1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 7/9। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं हाइपरबोला के लिए। ठीक है, हाइपरबोला के लिए निकाल लेते हैं। हाइपरबोला की हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब हमें देखना है कि पॉजिटिव टर्म कौन सी है। पॉजिटिव टर्म ये वाली है, यानी कि हमारा ए स्क्वायर होगा 9 और हमारा बी स्क्वायर होगा 4, और सी स्क्वायर की यहाँ पे इक्वेशन चेंज होती है, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 + 4 = 13। अब E2 स्क्वायर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि E2 मेरी हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी जो क्वेश्चन में दे रखी है E2। सो E2 का स्क्वायर होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो जो कि हो जाएगा हमारा 13 अपॉन ए स्क्वायर हमारा है 9। सो 13/9 हमारा E2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, E2 स्क्वायर हो गया हमारा 13/9। सो E1 स्क्वायर हमारा आया था 7/9 और E2 स्क्वायर हो गया हमारा 13/9। अब ऑप्शंस पे जाएंगे, हमें सिर्फ ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने हैं। पहला ऑप्शन है 3E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 के बराबर है। अगर हम 3E1 स्क्वायर करेंगे, सो 3E1 स्क्वायर करेंगे तो 21/9 आएगा, प्लस E2 स्क्वायर करेंगे तो 13/9 आएगा, और ये 34/9 कभी 2 नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन बी पे जाएंगे, E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर 7/9 होता है हमारा, और हमारा ट्वाइस ऑफ E2 स्क्वायर मतलब 26/9, सो 26 और 7 33/9।
सो 33/9 कभी भी हमारा 3 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी पे जाएंगे, ट्वाइस ऑफ इवन स्क्वायर, मतलब 14/9 प्लस हमारा e2 स्क्वायर जो कि 13/9, सो ये इक्वल है 27/9 जो कि इक्वल होता है 3 के, और RHS 3 दे रखा है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है तो ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा श्योर है कि हमारा ऑप्शन सी ही आंसर होगा। टाइम है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 3 कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 3 सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 अच्छे लेवल का था और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, और क्वेश्चन 3 पूरा आपका देखे जाए तो फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब फॉर्मुलेज आपको पता है, तो क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। सो क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 4 कहता है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose latest rectum is half of its transverse axis. So eccentricity of hyperbola whose latest rectum वो क्या होता है 2b square upon a is equal to half of its transverse axis. ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, क्या होती है 2a होती है। सो हाफ ऑफ 2a मतलब हाफ इंटू 2a। ठीक है, सो यहाँ से ये a कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू निकल कर आएगी कि 2b स्क्वायर हमारा a स्क्वायर के इक्वल है। इसने क्या पूछा हमसे, इसेंट्रिसिटी पूछी है, यानी कि c बाय a पूछा है। सो हाइपरबोला के केस में इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें पुट कर देंगे, हमें सी और ए में चाहिए, तो मैं बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के टर्म्स में कर लिख दूंगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू 3/2 ए स्क्वायर, यानी कि हमारे जो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ई स्क्वायर है ये। सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 3/2। ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 3/2 विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रूट 3/2। ठीक है गाइस, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। So last question says the difference of the focal distances of any point on the hyperbola is equal to the difference of focal distance। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि difference of focal distance from any point on the hyperbola is। So focal distance की जो मैंने आपको बात करी थी, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल लेके भी बताया था कि ये आपका f1 है और ये आपका f2 है। सो P(f2) माइनस P(f1) आपका कांस्टेंट होता है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है आपका 2a के, और 2a क्या होता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सो आपकी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, सो उनसे ये क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। सो आई होप आपको कोनिक सेक्शन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा एक सर्कल्स भी बचा है कोनिक सेक्शन में, मैंने आपको जो 3 पार्ट्स करवाए हैं उसमें आपका पैराबोला कवर हो चुका है और उसका एलिप्स कवर हो चुका है, और आज की वीडियो के बाद आपका हाइपरबोला भी कवर हो चुका है। उसके अलावा कोनिक सेक्शन में सर्कल्स भी आते हैं, लेकिन सर्कल्स की बात करी जाए तो सर्कल की सिर्फ जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, जो कि 2 टाइप्स की होती है, एक तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली, एंड इसी में जो होती है 2gx प्लस 2fy वाली, एक वाली इक्वेशन होती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। सो अगर आप मुझे बोलेंगे तो कमेंट्स में अगर आप मेरे को बोलेंगे या तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, उस पर क्वेश्चन ही लाने, क्योंकि सर्कल हमारा मेजरली ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। उसमें आपके जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, सर्कल की थ्योरम्स, टेंजेंट, सीकेंट्स वगैरह की जो थ्योरम्स होती हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो सब चीजें होती हैं, लेकिन कोनिक सेक्शन में उसका लिमिटेड रोल होता है। सो अगर आप बोलेंगे तो सर्कल्स के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। सो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हाइपरबोला हो या एलिप्स हो या पैराबोला हो, इनमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, और आप इजीली इनकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ऐसे मैंने पूरा आपको करवाने की कोशिश करी है कि अब आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एनसीईआरटी अब आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तीनों टॉपिक्स सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, सो अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि वीडियोस के बाद मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। एलिप्स में तो वीडियो के बाद 10 क्वेश्चन करवाए हुए हैं,
और हाइपरबोला लास्ट ईयर तो आपका नहीं आया था और इस बार आने के चांसेस हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हाइपरबोला को कर लीजिए। हाइपरबोला के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है गाइस। सो विद दिस हमारा कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, you can subscribe the channel and join our Telegram.